Hello everyone, my name is Yash Joshi and today we are going to discuss the introduction part of photosynthesis chapter. Okay, so now let's basically you know what NCERT हमको है कि आप हमको 2 या 3 चीज़ बताइए फोटोसिंथेसिस के बारे में। क्या 2-3 NCERT हमको कहती है? सबसे पहला है फोटोसिंथेसिस होता क्या है। पहले हमको देखना है उसका डेफिनेशन, और दूसरा अभी तक हम जानते क्या है, हिस्ट्री, व्हाट डू वी नो। और नंबर तीसरा इसका हम लोग लोकेशन देखेंगे, इसका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखेंगे। ये 3 चीज़ जो है अगर आपको पता होगा तो आप इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कर पाओ। ये आपका बेस है, बेसिक्स है, वो पहले क्लियर कर लीजिए। पहले आप ये जानिए फोटोसिंथेसिस होता क्या है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। यस, पहले आप ये जानिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो एक बात बताइए कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस पूरे अर्थ पे, वो सब खाने के लिए किसी ना किसी पर डिपेंडेंट है। जो खाना बनाता है उसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं, और जो खाना किसी का बनाया हुआ जो है उसको अगर खा ले तो उसको हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि अगर मान लो ये एक प्लांट है, ये एक हमने ले लिया प्लांट, ये प्लांट क्या है, खाना बनाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ। और अगर कोई भी जानवर अगर इस प्लांट को खा ले या इसके बनाए हुए खाने को खा ले तो वो हो जाएगा हेट्रोट्रॉफ। बड़ा ही आसान है। तो देखो, इस ऑटोट्रॉफ ने क्या है, बहुत सारा फल बनाया। ये फल ऐसा थोड़े ही है कि कोई भगवान है, इंद्रदेव है, उसने प्रसाद दे दिया और फल उग गया, नहीं, एकदम नहीं है। तो ये खाना बनाता है, इट हैज़ टू सिंथेसाइज द फूड। तो द प्रोसेस बाय विच इट सिंथेसाइज दिस फूड इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक हम कह सकते हैं एनसीईआरटी इसको लिखती है कि ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। कौन सा? तो ये फिजिको केमिकल प्रोसेस क्या होता है, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? यू नो अबाउट दिस प्रोसेस, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। एक्चुअली देखिए, इस ये जो आपका टर्म है इसको हम तोड़ लेते हैं। हम देखते हैं, एक इसमें आता है फिजिको और एक आता है केमिकल। तो फिजिको मतलब क्या हुआ, फिजिकल, और केमिको मतलब क्या हुआ, केमिकल। तो फिजिको केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, ये प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करेगा, और ये क्या करेगा, बाय फिजिकल प्रोसेस, यस, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल इट विल मेक केमिकल कंपाउंड्स लाइक द ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम फल फ्रूट कहते हैं, और वो खाने में स्टोर्ड होता है ऑर्गेनिक मैटर। यस, तो ये हो गया आपका फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल तो होगा क्या कि इधर आपके सूर्य चच्चा बैठे हुए हैं, सूर्य चच्चा क्या करेंगे, अपने दिमाग की बत्ती जलाएंगे, और जैसे दिमाग की बत्ती सूर्य चच्चा ने जलाई तो इससे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हो गया। तो मतलब लाइट इज नेसेसरी टू मेक ऑर्गेनिक मैटर। इट इज सिंपल, इट इज क्वाइट सिंपल। ओके, तो हम फोटोसिंथेसिस मतलब क्या हुआ, इसके आप टर्म में भी जा सकते हैं, फोटो एंड सिंथेसिस, विद द हेल्प ऑफ लाइट सिंथेसिस विल टेक प्लेस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। इतना बात हम एनसीईआरटी पूछती है कि अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो क्या होता। आप खुद बताइए कि हर एक इंसान खाने पे डिपेंडेंट है, तो उसको तो खाना के लिए प्लांट चाहिए ना। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस बना कर दे, एक दिन उसका मन आएगा कि नहीं हम तो नहीं बनाएंगे खाना, तब क्या करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि कभी कुछ हो ना हो, प्लांट है और ये आपका माइक्रोब है, इसका रहना बहुत ज़रूरी है हमारे इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए। इंसान या कंज्यूमर का रहना एकदम ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखी हुई है ये बात कि कोई इंसान का रहना ज़रूरी नहीं है, बशर्ते सिर्फ ग्रीन स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, और माइक्रोब्स ये एसेंशियल कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से इकोसिस्टम जो है वो सस्टेनेबल है, ठीक है। इसमें कंज्यूमर का कोई रोल नहीं है। मान लो कि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो इसका मतलब ये जो प्लांट है वो खाना नहीं बना पाएगा। लेकिन एक बात आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि खाना बनाना ही सब कुछ नहीं है। टू इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस, वाई इट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट, देर आर एक्चुअली 2 रीजन फॉर इट। सबसे पहला तो ये है कि वो खाना बनाएगा, प्राइमरी इसका है, और सेकेंडरी क्या है, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है हर प्लांट में। फोटोसिंथेसिस क्या करता है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है। तो अगर मान लो कि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, सपोज प्लांट को डैमेज होगा या कोई प्लांट ही नहीं बचा हमारे अर्थ पे, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, फूड जो होगा वो नहीं बनेगा।
और फूड नहीं बनेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगा। जब ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, फूड नहीं बनेगा, तो हमारा अर्थ पे लिविंग लाइफ सस्टेनेबल ही नहीं है, बिकॉज ये ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। हम आगे जाके रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, दिस ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हिस्ट्री हमको फोटोसिंथेसिस की चाहिए, मतलब आपको अब साइंटिस्ट के बारे में बताना है जो फोटोसिंथेसिस किसने क्या डिस्कवर किया क्या नहीं किया। ये एक्चुअली इतना क्वेश्चन आता नहीं है, बट कोई मेजर इंस्टीट्यूट्स होते हैं जब एग्जाम लेते हैं तो उसमें वो हिस्ट्री के बारे में, उसके खास करके डेट्स के बारे में वो क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए हम देखते हैं उसके बारे में। तो जब हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो हमको पता होना चाहिए सबसे पहला साइंटिस्ट जिसका नाम है जे प्रिस्टली। इन्होंने सबसे पहले बोला, प्रिस्टली साहब ने, कि एयर इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, और बाद में 1774 में इन्होंने जाके ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। ठीक है, तो पहले उन्होंने बोला कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, एयर, फिर बाद में क्या बोला कि ऑक्सीजन को डिस्कवर कर दिया। समझ में आ रहा, जे प्रिस्टली। जे प्रिस्टली ने क्या बताया था, जे प्रिस्टली ने बताया था रोल ऑफ एयर, रोल ऑफ एयर इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नाम है जैन इंगेनहाउस। इंगेनहाउस ने हमको बताया था कि सिर्फ ग्रीन पार्ट ही प्लांट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। तो मतलब वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमको भैया देखो फोटोसिंथेसिस में खाना बनाना इज अ डिफरेंट थिंग, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना इज अ डिफरेंट थिंग, तो जो ग्रीन पार्ट होंगे वही सिर्फ खाना बनाएंगे। इतना बात आपको पता चला, ओके। फिर अगला साइंटिस्ट है, ये शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, जूलियस वॉन सैक्स। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भैया देखो प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस बनाते करता है, फोटोसिंथेसिस से वो खाना बनाता है। ठीक है, तो द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज से ये एसोसिएटेड है। आप एनसीईआरटी में इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इज एसोसिएटेड, मतलब उन्होंने बताया कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में। अगला साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, उसका एंगलमैन, मतलब ये एक एंजल की तरह थे, ऐसे समझ के रखना। क्यों एंजल की तरह थे, बिकॉज इन्होंने एक ग्रीन एल्गा जिसका नाम है क्लेडोफोरा, उस क्लेडोफोरा पे एक्सपेरिमेंट किया, उस क्लेडोफोरा पे एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया। हम आगे चल के देखेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, बस अभी के लिए आप जान के रखिए कि इन्होंने क्लेडोफोरा पे एक्सपेरिमेंट किया और फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस बताया कि फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और नंबर सेकंड, प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। ठीक है, तो उन कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उनका नाम है कॉर्नियस, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, वॉन नील, वॉन नील। माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन है इनका। इन आप फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखोगे तो सबसे पहले वाटर लिख देना, फिर CO2 लिख देना, और ये बन जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक मैटर, और ये आपका प्लस ऑक्सीजन जो कि रिलीज हो जाएगा। ये हुआ आपका इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का, बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री इक्वेशन। ये इक्वेशन हमसे क्या कहती है, हम वॉन नील का कंट्रीब्यूशन जान रहे हैं अभी, तो आपको इस इक्वेशन के बारे में भी जानना पड़ेगा जो दिया गया था। चलिए, उन्होंने कहा कि वाटर जो है ना वो क्या करेगा, O2 को रिलीज करेगा। वाटर क्या करेगा, O2 को रिलीज करेगा, वाटर विल रिलीज O2। ठीक है, तो ये CO2 क्या करेगा, ये CO2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट को देगा। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर जो है वो एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड मतलब क्या हुआ, ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज हो जाए, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है। आप केमिस्ट्री की नॉलेज करना तो आप बता पाओगे, रिड्यूसिंग एजेंट एक एजेंट है, एक दलाल है। ये एजेंट क्या करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो इस CO2 को रिड्यूस कर देगा, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये नीट में कई दफा आ भी चुकी है, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ऑक्सीजन, द सोर्स ऑफ दिस ऑक्सीजन इज वाटर। और ये कैसे पता चला हमको, रेडियो आइसोटोपिक मेथड है, वो हम अभी आगे जानेंगे क्या होता है रेडियो आइसोटोपिक मेथड, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और एक और चीज़ आपको क्या बता दूं कि ये CO2 जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हुआ भैया, CO2 क्या करता है, CO2 वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा इन O2। समझ में आया आपको बात, जैसे होता है वो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में ऑफ मीजोफिल सेल्स। तो ये मीजोफिल सेल क्या है भैया, मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं
चैप्टर एनसीईआरटी में, तो उसमें लीफ का डायग्राम दिया हुआ है। एक डॉर्जी-वेंट्रल लीफ ले लो और एक आइसोबाइलेटरल, दो तरह के लीव्स होते हैं, ठीक है। तो डॉर्जी-वेंट्रल लीफ मतलब ऐसे रखे हुए और आइसोबाइलेटरल मतलब 45 डिग्री एंगल पे वो रखे हुए रहते हैं। जब आप डॉर्जी-वेंट्रल लीफ लेते हो, उसको पत्ता है, इसको आप बीच से काट दो और बीच से काट के आपने ऐसे बीच से काट दिया और अब आप देख रहे हो तो आपको है ना ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। अंदर में वैस्कुलर टिश्यू होगा, अंदर में क्या होगा, वैस्कुलर टिश्यू होगा, और इसके बाहर में क्या होगा, बहुत सारा टिश्यू और होगा। अंदर में वैस्कुलर टिश्यू और बाहर में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आ रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा। तो इसमें भी देखिए ऊपर में ना लंबे लंबे लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होते हैं, वो कंस्टिट्यूट करते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, और नीचे साइड में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उसको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोलते हैं। तो ये जो पैलिसेड पैरेन्काइमा हुआ, आप खुद ही बताइएगा ना, सन से तो ऊपर आ रहा है, नीचे में तो कुछ है नहीं ना, तो उसे नीचे में स्पॉन्जी पैरेन्काइमा रख दिया गया और ऊपर में लंबे लंबे सेल्स रख दिए गए, और जिनके अंदर में मसाला भरा हुआ है। कौन सा मसाला भरा हुआ है, इसको बोलते हैं, सेल्स है, सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनल होगा, उस ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। आपको ये बात समझ में आ गई। तो ये लंबे लंबे सेल्स होंगे, इसी को हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स, जिनके अंदर में क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट बहुत सारा होता है। टाके की गर्मी पड़े ना, तो अगर मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में अब क्या हो, सॉरी, एक सेल का एक सेल है, कौन सा सेल है, मेसोफिल सेल है। अगर मान लो कड़ाके की धूप पड़ी, तो ये मेसोफिल सेल्स है बहुत सारे, इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि रैंडमली अरेंज होता है, मतलब कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, ऐसे होगा। जब बहुत ज़्यादा कड़ाके की धूप पड़ती है तो सारे के सारे लॉन्गिट्यूडनल बन जाते हैं। खुद ही बताना, अगर वो फ्लैट रहेंगे तो धूप की वजह से वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो सकते हैं। तो उसलिए क्या होता है, इनके जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो ऐसे आ जाते हैं। जब बहुत कम लाइट पड़ती है तब क्या करते हैं, ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये हॉरिजॉन्टली अरेंज हो जाते हैं, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम वो लाइट एनर्जी को अपने अंदर रख पाए। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए, ये हो गया अरेंजमेंट क्लोरोफिल का। हाँ, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमेशा एक जैसा अरेंजमेंट होगा, तो आप उसका आंसर दे दीजिएगा आराम से। आगे बढ़ते हैं, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल वॉल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डबल वॉल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके दो वॉल्स होंगे, ठीक है। ये एक ऑर्गेनल है, जैसे कि राइबोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी आरएनए मिल सकता है, तो इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर आरएनए नहीं मिल सकता? जी हाँ, मिल सकता है। समझ में आया। तो इसमें दो पार्ट होते हैं। सपोज कीजिएगा आप इसको झोले की तरह, मतलब ऐसे सपोज कीजिएगा कि आपने आलू की बोरी देखी है, बहुत सारी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक आलू की बोरी गिरी हुई है, और इसी बोरी का नाम है, इसको हम कहते हैं क्या, इसका नाम है ग्राणा। एक आलू की बोरी का नाम है ग्राणा और मल्टीपल का नाम ग्रैनम, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रोमा हो गया, तो ये हो गया आपका ग्राणा और ये हो गया आपका स्ट्रोमा। स्ट्रोमा तो मतलब क्या है कि अगर आलू की बोरी बहुत सारी रखी हुई है तो उनका नाम ग्राना, उसके अगल बगल जितना भी सब कुछ अल पचाड़ कचाड़ जितना भी, ये सबको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। उस स्ट्रोमा के अंदर में राइबोसोम्स भी होगा, उस स्ट्रोमा के अंदर में आपका न्यूक्लिक एसिड्स होंगे, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है और प्रोटीन्स हो सकते हैं, उस सब कुछ स्ट्रोमा के अंदर में होगा। तो एक बात मैं चाहता हूं आप अभी इसको गांठ बांध के रख ले कि ये जो ग्राना होता है ये आलू की बोरी है, एक आलू की बोरी है, दूसरी आलू की बोरी है, तीसरी आलू की बोरी, ऐसे करते करते बहुत सारे आलू की बोरी है। तो ये आलू की बोरी जब आपस में कांटेक्ट में है ना एक दूसरे के, तो इसका जो दोनों का जो कांटेक्ट सरफेस है ये बीच में पिस रहा है दोनों के बीच में, तो इसको बोलते हैं एप्रेस्ड पार्ट। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको नॉन एप्रेस्ड पार्ट बोलते हैं। मतलब ये नॉन एप्रेस्ड पार्ट हो गया, ये एप्रेस्ड पार्ट हो गया, ठीक है, ये वापस से क्या हो गया, नॉन एप्रेस्ड पार्ट हो गया। आपको समझ में आ रहा है ये चीज। और ये है स्ट्रोमा। तो ग्राना जो होता है उसमें होता है बहुत सारा पिगमेंट, उसमें क्या होता है, बहुत सारा पिगमेंट होता है, मतलब एप्रेस्ड पार्ट के बीच में भी फंसा हुआ है पिगमेंट और इसके सरफेस पे भी, मतलब सरफेस पे ही है बट इसके ऊपर भी है, नॉन एप्रेस्ड पार्ट में भी और एप्रेस्ड पार्ट में भी। और स्ट्रोमा में क्या होता है, बहुत सारा एंजाइम होता है, जैसे एग्जांपल राइबुलोज एंजाइम हो गया, रुबिस्को एंजाइम हो गया, ये सब ग्राना है। इस ग्राना से हम बनवाएंगे एंड प्रोडक्ट एटीपी और NADPH।
ग्राना से क्या बनवाएंगे? देखो, जब भी ये तो क्लोरोप्लास्ट था, मतलब ये सेल के अंदर में ही होगा ना, तो सेल के अंदर में अगर मान लो क्लोरोप्लास्ट है और उसके ऊपर सूर्य की रोशनी गिरी, तो सूर्य की रोशनी इस आलू की बोरी पे गिरेगी, क्योंकि वो सेल्स पे गिरी और टिश्यू पे गिरी, सेल्स पे गिरी, और सेल्स पे गिरने के बाद किस में गिरेगी? उसके अंदर के स्ट्रक्चर ऑर्गेनल पे, और सेल्स के ऑर्गेनल के अंदर में क्या है? ग्राना, उसके ऊपर गिरेगी, और ये पिगमेंट क्या हो जाता है? एक्साइट हो जाते हैं। जब पिगमेंट को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है तो पड़ा के ये क्या करते हैं बाद में? एंडली फाइनली ये एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये NADPH और ATP से हम क्या करेंगे? इसे को जो स्ट्रोमा में जो कचरा भरा हुआ है उसको एनर्जी देंगे, और वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज एक रिएक्टिव सब्सटेंस था, उसको नॉन रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता, पता चलो जितना ग्लूकोज बना उतना खपत हो गया, तो सेल को बेचारे मुश्किल वक्त में कुछ मिला ही नहीं, तो उससे क्या करता है? इस ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर देता है स्टार में, ग्लूकोज को पॉलीमराइज कर देगा और स्टार्च में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आया? तो एंजाइमेटिक पार्ट स्ट्रोमा एंड ATP एंड NADPH फॉर्मेशन इज डन बाय ग्राना। ठीक है, इतना बात समझ में आया आपको? ओके, एंड प्रोडक्ट है ये, और इसमें पिगमेंट्स होते हैं। अब एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये क्या है? इसका नाम स्ट्रोमा लैमेला। ये दो होता है, तो मतलब क्या इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा? जी, बोरी है, उनके बीच में प्लास्टिक रखा हुआ है, दोनों कनेक्टेड है, और तो उसमें भी ऊपर में सटा हुआ होता है पिगमेंट। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। और इसको ग्राना बोलते हैं, ग्रैनम हो गया, स्ट्रोमा हो गया, स्ट्रोमा लैमिला हो गया, और ये आपका DNA VNA और RNA सब स्ट्रोमा में आपको मिल जाएगा, और इसके अंदर में ल्यूमेन होता है। जाहिर सी बात है, आलू की बोरी है, उसके अंदर में आलू तो भरा हुआ रहेगा ना, तो वो ल्यूमेन हुआ। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा।